अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एफबीआर की जो फील्ड ऑफिसेज है, ठीक है ना। एफबीआर के जो फील्ड ऑफिसेज है उनका बेसिकली स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उनकी जो है ना वो स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इंटरव्यूअर के हवाले से ये इम्पोर्टेंट जो है ना वो पॉइंट है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पे से क्या आता है, ये सारे फील्ड ऑफिसेज है, ठीक है। इसमें से आ जाता है, एक है लार्ज टैक्स पेयर जो है ना वो यूनिट है, और दूसरा क्या है, ये पैरेलल में मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, आरटीओज है, ठीक है। ये भी क्या इनकी फील्ड ऑफिसेज है, ठीक है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन मैं तो इसको बता दूं कि एलटीओज क्या होते हैं, आरटीओज क्या होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट है, ठीक है, ये क्या है, लार्ज टैक्स पेयर यूनिट है, ठीक है ना, सॉरी टैक्स पेयर यूनिट है। अब इसका जो नाम है ना, ये इसको रिप्लेस कर दिया गया है 2020 में, 22 में, ठीक है ना, या 20 में, आई थिंक सो 20 में, ठीक है। और ये लॉर्ड टैक्स पेयर यूनिट से इसको नाम चेंज करके इसको रीनेम कर दिया गया है, ठीक है ना। अगर आप इंटरव्यूअर से और आप बात करेंगे ना, तो फिर आप ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसको रीनेम कर दिया गया। अब इसको कहते हैं लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस कहा जाते हैं, एलटीओज कहा जाता है, ठीक है। तो जब इंटरव्यूअर को आप ये बताएंगे, ठीक है ना, कि अभी एलटीओज बन गई हैं, इसको चेंज कर दिया गया है, तो बड़ा अच्छा जो है ना क्या होगा वो इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कि इस बंदे को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना ये क्या है वो पता है, ठीक है। ठीक हो गया। और दूसरा क्या है, आरटीओ है, ठीक है ना। आरटीओ ये क्या हो जाते हैं, रीजनल, ठीक है ना, रीजनल टैक्स ऑफिस, ठीक है। अगर आप इंटरव्यूअर से आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है, ये मैं फ़र्क भी मैं उसमें बता देता हूँ, ठीक है। अब जो आपके आरटीओज होते हैं ना डेढ़, ये इसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो है ना इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है, यहाँ जहाँ पर इसका जो है ना वो सारा जो उन्होंने काम करना होता है, ठीक है, दायरा इख्तियार जिसको कहा जाता है, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन, वो क्या हो जाता है, एक स्पेसिफिक जो है ना वो क्या हो जाता है, एक ज्योग्राफी होती है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या करता है, कुछ एरिया शामिल होते हैं, वो फिर क्या आ जाते हैं, वो मिलके एक आरटीओज बनाते हैं, ठीक है। अब डिवीजन क्या हो जाता है, आरटीओज के अंदर क्या हो जाता है, एक डिवीज़न भी आ सकता है, ठीक है ना, ये भी एक ज्योग्राफी है ना, ठीक है। या इसके अंदर मोर देन वन भी आ सकता है, ठीक है ना, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, ठीक है ना, मोर देन वन डिवीज़न भी इसके अंदर क्या आ जाता है, आरटीओ के अंदर आ सकता है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है कि इनकी जो जुरिडिक्शन होती है, ठीक है, वो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये इसकी ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, स्पेसिफिक ज्योग्राफी की। यानी इसके मतलब ये है कि इनके अंदर स्पेसिफिक एरियाज आते हैं, वहाँ पर उनकी क्या होती है, दायरा इख्तियार होती है, और वहाँ पर उनकी जुरिडिक्शन होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या है, जो आरटीओ है एबटाबाद में है, ठीक है, एबटाबाद में है, ठीक है, आरटीओ है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो भी हज़ारा डिवीज़न है ना, हज़ारा डिवीज़न, उसमें जो है ना ये क्या करता है, सारे के सारे मामलात क्या हैं, आरटीओ, चाहे उनकी इम्प्लीमेंटेशन करना हो, टैक्स लॉस को उनको मॉनिटर करना हो, उनकी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन करना हो टैक्स लॉस की, ठीक है। तो ये सारा जो हज़ारा डिवीज़न आता है ना, वो ये क्या करता है, ये आरटीओ एबटाबाद ये उनको क्या करता है, उनको ओवरसी करता है, ठीक है। टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन करना, उनकी जो टैक्स लॉज है इम्प्लीमेंटेशन करना, इनकी इन्फोर्समेंट करना, उनकी मॉनिटरिंग करना है, ठीक है ना। और वहाँ से जो है ना वो रिकवरी करवाना टैक्स की, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या हो जाता है, इनके अंदर आ जाता है, आरटीओ एबटाबाद के अंदर ये सारा डिवीज़न आता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के, अगर आप उसको देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये अभी 18 आरटीओज़ है, ठीक है ना, 18 क्या है, वो आरटीओज़ है, रीजनल टैक्स ऑफिसेज है, ठीक है। तो इनकी जोग्राफ़ी, इसकी जो ड्यूरेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, जोग्राफ़ी के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि इनके अंदर स्पेसिफिक एरियाज़ क्या आ जाते हैं, वो इनके अंदर हर आरटीओज़ के अंदर क्या आते हैं, वो आते हैं, ठीक है। और उसने उस एरिया के ऊपर है ना स्पेसिफिक आरटीओ, जैसे एबटाबाद हो गया, आरटीओ एबटाबाद, तो उसने स्पेसिफिक एरिया के अंदर उसने ऑपरेट करना होता है, वहाँ पर चीज़ों को देखना होता है, ठीक है ना, इन्फोर्समेंट, मॉनिटरिंग, रिकवरी ऑफ टैक्स, ये सारा, ठीक है। तो ये है
फिर आपके पास आ जाते हैं LTO आ जाता है। LTO भी ख़त्म हो गई, इस नाम को मैंने कहा रिप्लेस कर दिया किसके साथ, लॉस टैक्स पेयर ऑफिस के साथ इसको रिप्लेस किया, ये नाम अभी नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। अब जो लॉ टैक्स पे ऑफिस है ना, ये क्या करता है डिस्टन, ये बेसिकली ये क्या करता है, उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है, दायरा इख्तियार है, ये क्या करता है ज्योग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। इनके अंदर स्पेसिफिक ज्योग्राफी होती है। मिसाल के तौर पर L2 कितने हैं, एक है इस्लामाबाद, ठीक है ना, इस्लामाबाद ये भी एक जना एक ज्योग्राफी है। फिर एक L2U है लाहौर है, और एक है कराची है, ठीक है ना। पाकिस्तान में ये तीन जो है वो लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस है, ठीक है ना। लार्ज टैक्स पेयर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, वो गलत लिख दिया, LTO, ठीक है ना, लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस है, ये तीन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जियोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्पेसिफिक एरियाज़ इनके अंदर जो है ना वो आ जाते हैं, ये तो पहला कंडीशन ये हो गया, ठीक है। और फिर क्या हो जाता है, कुछ बिजनेस के वॉल्यूम होते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ़ सेल्स हो गया, ठीक है ना, वो भी उनको जो है ना वो देखा जाता है। वो बिजनेसेस जो है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम के जो बिज़नेस होते हैं, ठीक है, वो इतने ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे बिज़नेस को फिर LTO के अंदर क्या होता है, वो उनको जो है ना वो डाल लिया जाता है, ठीक है। फिर जो है ना कोई बिज़नेस वॉल्यूम हो गया, और बिजनेस जो है ना वो किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की इकॉनमी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो किसके अंदर ऑपरेट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कौन सा सर्विस सेक्टर है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्टर क्या करता है, वो है स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है, या लार्ज स्केल जो है मैन्युफैक्चरिंग है, या उसमें ये है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये इनके अंदर क्या करता है, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जो बिज़नेस इसको वो इनको जो है ना वो देखा जाता है कि वो किस सेक्टर में वो लाई करता है, ठीक है। तो फिर क्या करता है, ऐसे बिज़नेस को फिर LTO के अंदर जो है ना वो डाल दिया जाता है। देखो RTO में क्या था, सिर्फ जोग्राफ़ी था, लेकिन यहाँ पर जोग्राफ़ी भी तो है ना, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, लेकिन साथ साथ वहाँ पर बिज़नेस वालों को भी देखा जाता है, और बिज़नेस सेक्टर को भी जो है ना वो देखा जाता है। अगर वो इनको फुलफ़िल करता है, फिर उनको बिज़नेस को LTO के अंदर क्या किया जाता है, वो डाल लिया जाता है। फिर LTO के अंदर क्या करते हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को उसने देखना होता है, टैक्स की रिकवरी करना, टैक्स लॉज की इन्फोर्समेंट वगैरह सारा कुछ, फिर उन्होंने वो बिज़नेस है कंपनी वो फिर इसके अंदर आ जाती है, ठीक है, LTOs के अंदर आ जाती है, और फिर इसने सारे मामलात इनके साथ जो है ना वो डील करने होते हैं, ठीक है। ये जो ऑफिस है, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड मामलात, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपसे डिफरेंस पूछ लें तो आप जो है ना वो बता सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशन क्या हो जाता है, जो मैंने बताया था कि लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस हैं, इसको मैंने पैरेलल में लिख दें, ठीक है, रीजनल टैक्स ऑफिस है, ठीक है ना। इसको कौन लीड करता है, इनको चीफ कमिश्नर क्या करता है, ये लीड करता है, चीफ कमिश्नर, ठीक है। ये ग्रेड 21 का ऑफिसर होता है, ठीक है ना, बेसिक पे स्केल 21 का ऑफिसर होता है। फिर मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अब इसके अंदर क्या आ जाती हैं, इसके अंदर आ जाती हैं जोन्स आ जाती हैं, ठीक है। ये मैं स्ट्रक्चर उनको बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया है फील्ड जो ऑफिस है FBR के, LTOs है, RTOs आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर जोन्स आ जाते हैं, ठीक है, और फिर इसके अंदर आ जाते हैं रेंज आ जाते हैं, ठीक है ना, रेंज RANGE, मुख्तलिफ़ किस्म के रेंज आ जाते हैं, ठीक है। हर जोन के अंदर क्या होते हैं, वो रेंजेस होते हैं, और LTOs को जो ना क्या होता है, RTOs को जोन्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है। और फिर क्या आ जाते हैं रेंज की, फिर अंदर क्या आ जाते हैं, यूनिट आ जाते हैं, ठीक है ना। ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है ना वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो फील्ड ऑफिस क्या होता है, वो यूनिट ही होता है, ठीक है। और यूनिट को कौन जो है ना वो करता है, इनलैंड, इसको कौन जो है ना वो हेड करता है, कोई इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर है वो इसको हेड कर सकता है, ठीक है ना, या कोई असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है ना, असिस्टेंट कमिश्नर, या कोई डिप्टी कमिश्नर, DC AC, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये इनको क्या करता है, वो लीड करता है, ठीक है, डिस्टेंस। और बाकी जो रेंज है उनको कौन डील करता है, उनको एडिशनल कमिश्नर, ठीक है ना, इनको एडिशनल कमिश्नर क्या करता है, उनको डील करता है, उनको हेड करता है, ठीक है, एडिशनल कमीशन। और जो जोन होते हैं उनको कौन करता है, देखो RTOs LTOs को चीफ कमिश्नर करता है, तो जोन क्या होगी, उनको कमिश्नर क्या करते हैं, उनको ओवरसी करता है, ठीक है ना। ये 21 का होता है, तो ये कितने का हो गया, ये 20 ग्रेड का ऑफिसर होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली FBR की जो फील्ड ऑफिस है ना, ये क्या है, बेसिकली इनका स्ट्रक्चर है। LTOs RTOs आ जाते हैं, इसको मैंने पैरेलल में लिख दिया है। इसके अंदर जोन आ जाते हैं, फिर जोन को रेंजेस में डिवाइड किया होता है, और रेंज जो है ना उसको यूनिट्स में क्या है, वो डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये इनका पूरा क्या है, फील्ड ऑफिस का क्या है, ये स्ट्रक्चर है FBR का, ठीक है।
अच्छा डेट सुन, जो आपके पास जो ना वो आर टी ओज है ना, इनकी दो टाइप्स है, ठीक है ना, टू टाइप्स है आर टी ओज के, ठीक है ना। एक को कहते हैं कॉरपोरेट जो है ना रीजनल टैक्स ऑफिस, ठीक है ना, सी आर टी ओ, ठीक है, ये पहला है। और दूसरा कौन सा है, वो नॉन कॉरपोरेट, ठीक है ना, नॉन कॉरपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस, ठीक है ना, नॉन कॉरपोरेट, CORPORATE, ठीक है ना, रीजनल टैक्स ऑफिस। और ये क्या है, कॉरपोरेट है, ये वाला स्पेलिंग, ये कॉरपोरेट, ये इसको कंपनी भी कहा जाता है, ठीक है, कॉरपोरेट, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन कॉरपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस। ये क्या है, कॉरपोरेट जो है ना सिर्फ जो कंपनीज़ है, ठीक है ना, कंपनीज़ है, ये उनके मामलात का करता है, उनको देखता है, ठीक है, पहला हो गया। और नॉन कॉरपोरेट क्या होता है, आपके पास जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर आ जाते हैं, या जो आपके पास AOPs और AOPs या जो पार्टनरशिप, एक ही बात है, AOPs या पार्टनरशिप ये एक ही बात है, ये दोनों लफ्ज़ क्या, ये अल्टरनेटिवली या इंटरचेंजेबली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इंडिविजुअल या EOPs को यहाँ पर नॉन कॉरपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस में उनको डील किया जाता है। और ये कॉरपोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस का यहाँ पर सिर्फ कंपनीज को जाना, इनकी जो टैक्स के मामलात होते हैं उनको डील किया जाता है, ठीक है। अच्छा डेशन, अब मैं आपको बता दूँ ना कि जो FBR है ना, ठीक है ना, इनके बेसिकली दो विंग्स है, ठीक है ना। ये है इनलैंड रेवेन्यू है, इनलैंड रेवेन्यू जो सर्विस विंग है, ठीक है ना। और दूसरा कौन सा है, कस्टम्स, ठीक है ना, जो आपका क्या है, आपका जो कस्टम जो ना क्या है वो विंग है, ठीक है ना, कस्टम विंग है। ये दो क्या है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस विंग और क्या है, कस्टम विंग है। अब ये लैंड रेवेन्यू सर्विस है ना, इसमें से कौन से क्या होते हैं, वो टैक्स के साथ डील करता है। ये क्या है, सेल टैक्स हो गया, इनके साथ डील करता है, ठीक है ना। ये FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो भी क्या करता है, ये विंग इनके साथ डील करता है। और बाकी क्या होगी, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है ना, इनकम टैक्स हो गया, ये इनके साथ क्या करता है, वो डील करता है। अच्छा, ये जो तीनों टैक्सेस है ना, इसको क्या कहते हैं, इनलैंड रेवेन्यू टैक्सेस भी कहा जाता है, ठीक है ना। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इनलैंड, सॉरी, ये तीनों क्या है, इसको हम कहते हैं कि इनलैंड रेवेन्यू टैक्सेस भी उनको कलेक्टिवली कहा जाता है, ठीक है। आप इंटरव्यू को ये भी बता सकते हैं कि हमारे पास जो इनलैंड रेवेन्यू टैक्सेस है, ठीक है। और फिर क्या है, फिर आपको पता भी होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इनलैंड रेवेन्यू सर्विस का जो विंग है, ये कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करते हैं। और कस्टम विंग क्या है, आपके पास जो कस्टम ड्यूटी है, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी है, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या है, वो कस्टम जो डिपार्टमेंट है BR का, ठीक है ना, कस्टम सर्विस डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, उनके साथ क्या करता है, वो डील करता है, ठीक है ना। पाकिस्तान कस्टम सर्विस जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, पाकिस्तान कस्टम सर्विस का जो डिपार्टमेंट है वो इनके साथ, जो विंग है BR का, वो इनके साथ डील करता है, ठीक है। और जो फेडरल लेवल पे ये BR है ना, बेसिकली ये वाले क्या होता है, ये टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में पूछा कि BR को कौन से टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो आप उनको बताएंगे कि BR के दो विंग्स है, एक इनलैंड रेवेन्यू सर्विस विंग, एक कस्टम विंग है। तो ये वाला टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जिसको तीनों को इनलैंड रेवेन्यू सर्विस टैक्स कहा जाता है। और कस्टम विंग जो है ना, वो कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करता है, ठीक है। तो आपने इस तरह जवाब देना है, एक स्ट्रक्चर वे में, ठीक है ना, अच्छे ऑर्गेनाइज वे में। अच्छा डेट सुना, फिर क्या आ जाते हैं प्रोवेंशल। ये तो हो गया सारे जो मैंने ऊपर बताए हैं ना, ये सारे BR के टैक्सेस हो गए, ठीक है, जो कि ये कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रोवेंशल टैक्सेस, ठीक है, प्रोवेंशल टैक्सेस। अब डेट सुन, क्या आ जाता है इसके अंदर, जो आपके पास जो एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर जो इनकम है, ठीक है ना, एग्रीकल्चरल इनकम है, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो क्या है, वो इसकी जो जुरिडिक्शन है, ठीक है ना, वो प्रोविंशियल टैक्सेस में ही आ जाता है, ठीक है। फिर जो ना क्या होता है, वो जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ठीक है ना, ये भी क्या है, प्रोविंशियल टैक्स में ही आ जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, आपके पास जो मोटर व्हीकल है, ठीक है ना, इनकी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो वो क्या है, इनके ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है ना, वो भी क्या है, प्रोविंशियल टैक्सेस में ही आ जाता है, ठीक है। और फिर जो स्टैम्प ड्यूटी है, ठीक है ना, स्टाम्प पेपर के ऊपर जो टैक्स लगता है, वो कौन को लेकर करता है, वो प्रोविंस के पास भी क्या आता है, ये टैक्स जाता है, ठीक है। तो आप जो है ना ये याद कर सकते हैं।
अच्छा डे सुनिए, ये जो है ना एग्रीकल्चर इनकम जो है ना, जो मैंने कहा टैक्स है, ये बेसिकली एग्रीकल्चर जो इनकम है ना, ये बेसिकली ये टैक्स से एग्जेम्प्टेड है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर इनके ऊपर टैक्स जो है ना वो लगा दिया जाए, ठीक है ना, और टैक्स कलेक्ट किया जाए तो फिर क्या होगा, वो फिर प्रोविंसेस का ही जो है ना वो जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है ना, वही क्या करेगा, फिर कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया। लेकिन क्या है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बेसिकली टैक्स क्या है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर इसके ऊपर लगा दिया जाए, लिवाई किया जाए, तो फिर कौन कलेक्ट करेगा, फिर प्रोविंसेस का ये जो है जुरिस्डिक्शन में आता है, वो फिर क्या करेगा, उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो डे सुन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डे सुन इसके अलावा क्या है, जो आपका जो प्रोफेशनल टैक्स है, ठीक है ना, प्रोफेशनल टैक्सेस जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उनसे जो भी टैक्सेस कलेक्टेड किए जाते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, तो उनसे जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वो प्रोविंसेस के पास जाते हैं, ठीक है, वो प्रोविंशियल टैक्सेस में ही आते हैं। फिर क्या हो जाता है, एक्साइज ड्यूटी होती है, एक तो होता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो FBR को लेकर करती है। लेकिन क्या एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, वो जो प्रोविंशियल लेवल पे है ना, वो एक्साइज डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। एक्साइज डिपार्टमेंट क्या है, प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कौन से मिसाल के तौर पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जो आपके पास जो बियर के, ठीक है ना, आपकी जो बियर की जो वो है, शराब है, ठीक है ना, लिक्वर है, वो जो यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है ना, तो उनके ऊपर जो भी टैक्स लगती है वो कौन कलेक्ट करता है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। ये देखो लिक्वर है, ठीक है, शराब, बियर, ये जो टैक्स कौन कलेक्ट करती हैं, वो आपके पास प्रोविंसेस क्या करती है, वो टैक्सेस कलेक्ट करती है, ठीक है, वो प्रोविंशियल टैक्सेस में आते हैं, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है, ठीक है ना, बियर, शराब, ठीक है। और प्रोफेशनल टैक्सेस भी क्या होता है, वो प्रोफेशनल टैक्स भी क्या होता है, वो प्रोविंशियल टैक्सेस में ही ये जो ना वो क्या होता है, वो आ जाता है, ठीक है। पे आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। ये क्या है, इनकम टैक्स है, ये कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स है। एक होती है डायरेक्ट टैक्सेस, एक है इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अपडेशन क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, ये मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, ठीक है, वो मैंने प्लेलिस्ट में गिवन है, ठीक है, वो मैंने डिटेल में पूरे एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाई है कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। वो वीडियो आप लाजमी तौर पर जो है ना वो देखिएगा, ठीक है, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या है, जो इनकम टैक्स है, ठीक है ना, सैलरी के ऊपर जो आपको टैक्स लगता है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट, वो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने डिटेल के साथ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाई है, ठीक है। फिर आपका जो ना कैपिटल गेन टैक्स है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। कैपिटल गेन टैक्स क्या है, मिसाल के तौर पर क्या है, मैंने एक शेयर है 100 रुपीज़ का लिया है, शेयर कंपनी में, ठीक है, कंपनी में मैंने एक शेयर लिया 100 रुपये का, और वो मैंने क्या किया, मैंने 200 रुपये का बेचा है, ठीक है ना, या इसको मैंने 120 रुपये का बेचा है, ठीक है ना, 120 रुपीज़ का बेचा है, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये हुआ। अब जो मुझे गेन हुई तो इसको हम कहेंगे, ये क्या है मेरे पास, ये क्या है, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, कैपिटल गेन है मेरे पास, ठीक है। जो मुझे प्रॉफिट हुआ है 20 रुपये का, जो मैंने 120 का मैंने बेचा है और 100 का मेरे पास था, ठीक है, ख़रीदा था जो मेरे पास इसकी वैल्यू थी, तो इसका 20 रुपये जो मुझे प्रॉफिट हुई, क्या कैपिटल गेन होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा, इससे जो प्रॉफिट मैंने अर्न किया इसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो क्या होता है, वो कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। फिर आपका जो ना क्या होता है, जो आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी आप ख़रीदते हैं, ठीक है, इसके ऊपर आपने देना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, बेसिकली ये आपकी डायरेक्ट टैक्स लगती है, ठीक है। ये भी क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर जो आप टैक्स देते हैं, ठीक है। फिर आ जाती हैं जो आपका आ जाती है, फिर आ जाती हैं कैपिटल गेन टैक्स, सॉरी वो कैपिटल वैल्यू टैक्स, CVT का आ जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कैपिटल वैल्यू क्या है, टैक्स है, ठीक है ना, CVT, ठीक है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। ये क्या है, कैपिटल गेन टैक्स था जो मैंने बता दिया है, एग्जांपल मैंने दी है, ठीक है। जब आप शेयर ख़रीदते हैं, प्रॉफिट पे बेचते हैं, इसके ऊपर जो आप मुनाफा कमाते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उस मुनाफे के ऊपर, ये क्या होता है, ये कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, कैपिटल वैल्यू टैक्स, ठीक है, ये क्या आपका डायरेक्ट टैक्सेस में आ जाती है, ठीक है। अब देखो सुनिए, ये क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ, मैंने लिखा हुआ है, देखो यहाँ से, ठीक है। टैक्स ऑन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टी हेल्ड अब्रॉड बाय रेजिडेंट पर्सन। अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है, ठीक है ना, वो मैंने डिफिनेशन बताया था सेक्शन 81 में मैंने करवाया, ठीक है। सेक्शन 81 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वहाँ पर रेजिडेंट पर्सन को डिफाइन किया गया है, ठीक है, मैं करा चुका हूँ।
तो वो कहते हैं कि जो भी रेजिडेंट पर्सन है, अगर इनके बाहर, मुल्क से बाहर कोई इमूवेबल और या मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल क्या हो जाती है, लैंड बिल्डिंग हो गया, और मूवेबल क्या हो गया, इसके पास कोई गाड़ी वगैरह है, ठीक है ना, वो क्या इनके पास बायर है रेजिडेंट पर्सन का, ठीक है ना, ये सारे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, वो बायर है, और इसकी अगर वैल्यू क्या है वो 100 मिलियन से एक्सीड कर जाती है, ठीक है। इनके पास जो भी प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल है या इमूवेबल है वो बायर है, ठीक है, और वो इसकी वैल्यू क्या है 100 मिलियन से एक्सीड कर जाती है, तो फिर क्या होगा, उनके ऊपर जाना क्या होगा, इनको जाना हो कैपिटल गेन, सॉरी कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या होगा, CVT उनको देना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या होता है 1% ऑफ द वैल्यू ऑफ द, जितने भी एसेट है उनका 1% क्या होगा, वो एज ए जो है ना CVT कैपिटल वैल्यू टैक्स के तौर पर उनको देना पड़ेगा, ठीक है। ये कब दी जाती है, जब आप क्या करते हैं, जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम आपने क्या करना होता है, आपने उसको पे करना होता है कैपिटल वैल्यू टैक्स, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसमें से एक चीज़ है ना, यहाँ पर जो फॉरेन की बात है ना, फॉरेन एसेट्स की बात की जा रही है ना, आप इसमें दोनों आ जाती है, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। अब लैंड और बिल्डिंग में इसलिए जो है ना ये फॉरेन, इसलिए मुल्क के अंदर जो किसी ने प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग इसने होल्ड किया हुआ है ना, लेकिन उनके ऊपर जो वो टैक्सेस हैं वो क्या सारे प्रोविंसेस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। जो भी प्रोविंशियल टैक्स है ना, उसे मैंने क्या बताया था, प्रोविंशियल टैक्स में क्या आ जाती है, देखो प्रोविंशियल टैक्स मैंने ये बताया था, ये प्रॉपर्टी टैक्स है, अपने लैंड बिल्डिंग परचेज करते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर जो टैक्स होते हैं वो प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं, ठीक है। अब ये CVT क्या होते हैं, BR क्या करती है, वो कलेक्ट करती है ना, ठीक है। तो इसने अब BR ने कहा कि हम इसके ऊपर अब हम क्या करते हैं, जिस बंदे के पास जो है ना मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर है, ये तो हमारा दायरा इख्तियार में नहीं है, ये तो प्रोविंसेस का टैक्स है, ठीक है ना। इस तरह हम क्या करते हैं कि जो भी रेजिडेंट पर्सन है ना, उनके अगर फॉरेन एसेट्स है, ठीक है, हाँ इसके ऊपर हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर मुल्क के अंदर जो है ना वो एसेट है, किसके लैंड है, बिल्डिंग है, उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि वो क्या है, वो प्रोविंशियल टैक्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसने फिर क्या इसने ये सोचा है कि क्या होगा, जिसके पास फॉरेन एसेट होंगे और मुल्क में होंगे, लैंड बिल्डिंग है, उनके ऊपर जो है ना हम इसको कैपिटल वैल्यू टैक्स में उसको डाल देते हैं, उसके ऊपर हम लगा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है। अब नेक्स्ट के अलावा क्या है, व्हीकल्स है, ठीक है ना। अगर कोई व्हीकल क्या है, कोई पाकिस्तान में कोई जो है ना असेंबल हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, या बाहर से क्या किए इसने जो है ना व्हीकल को इंपोर्ट किया है, ठीक है ना, किसी ने, किस तरह की व्हीकल कौन सी है, जिसका जो है ना 1300 cc जो है ना व्हीकल है, कोई किसी ने इंपोर्ट की है, या अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है ना, और वो क्या है, इसकी जो बैटरी की पावर है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसकी बैटरी की पावर है वो ग्रेटर है ना, ग्रेटर दैन, ठीक है, 50 किलोवाट हावर, ठीक है ना, अगर वो है तो फिर क्या होगा, उनको कैपिटल वैल्यू टैक्स देना पड़ेगा, जिसका व्हीकल जो है ना वो क्या है, ये इलेक्ट्रिक नहीं है और व्हीकल है, ठीक है। दूसरा वो क्या, वो 1300 cc से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, या जिनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो उसको क्या, उसका जो बैटरी है उसका जो पावर हो 50,000 जो है ना वो वाट हावर से ज़्यादा हो, ठीक है ना, 50 के है, तो उनको फिर क्या होगा, कैपिटल वैल्यू टैक्स क्या करना पड़ेगा, उनको ऐसे बंदे को वो भरना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो आपने क्या करना है, ये आपने डिटेल के साथ ये चीज़ें आपने क्या करनी है, वो पढ़ानी है, ठीक है। ये कैपिटल वैल्यू टैक्स, तो ये कौन से में आ जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ये डायरेक्ट टैक्सेस में आ जाती हैं, ठीक है। ये दोनों आपने याद रखनी है, कैपिटल गेन टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स, दोनों डायरेक्ट टैक्सेस में आ जाती है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आ जाती है, आपका जो सेल टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है ना, और जो कस्टम ड्यूटी है, वो सारे के आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपने साथ याद रखनी है, और ये कॉर्पोरेट टैक्स भी इसमें आ जाता है, ठीक है। ये भी डायरेक्ट टैक्सेस में आ जाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।